हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कंटिन्यूअसली एलडीसी एग्जाम के लिए, लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए साइंस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो लेकर के आते हैं। अब साइंस जो है, इससे पहले भी मैंने एलडीसी एग्जाम के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया था और उस प्लेलिस्ट को आपने काफी अच्छा प्यार दिया। और हमने सीईटी के लिए भी जो है साइंस पढ़ाई थी और वो साइंस से आपने अच्छा खासा जो है क्वेश्चन भी सही किए और आपने अच्छा खासा प्यार दिया और कई विद्यार्थियों के 200 प्लस नंबर आए हैं, तो उसकी मुझे बहुत खुशी है। अब उसी के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एलडीसी का जो एग्जाम होने वाला है आपका 2024 में, जिसकी घोषणा 2023 में हो चुकी है, इसलिए मैंने लिखा है एलडीसी 2023। एलडीसी 2023 के सिलेबस के अंदर आपका जो है वही सिलेबस रहेगा। तो साइंस का जो पोर्शन है उसको मैं पूरा करने वाला हूं। तो साइंस के पोर्शन का जो इससे पहले की मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैथ और साइंस दोनों की, वो प्लेलिस्ट वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन वो थोड़ी सी मैंने जनरल सामान्य विज्ञान, जिसे कहते हैं जनरल साइंस, यानी हम ये समझ सकते हैं कि उसे मैंने जो कवर करवाया है उसके अंदर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स तक ही मैंने लिमिट रखी है। और ये कह सकते हैं कि उससे जो अगर आप पढ़ते हो तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन ही सही हो पाएंगे। पर अगर आपको फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स करना सीखना है और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल पर बनानी है, तो उसके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं अब एडवांस साइंस की सीरीज। किसकी सीरीज लेकर के आ रहा हूं? एडवांस साइंस की सीरीज। और एडवांस साइंस की सीरीज के अंदर ये यकीन मान के चलिएगा कि आपको जो पढ़ाया जाएगा, अगर आपने उसके नोट्स बना लिए और कंप्लीट जो है अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया, तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि यूट्यूब पर इस लेवल की साइंस, आईआईटी या फिर मेडिकल की तैयारी को छोड़ दें, उसके अलावा जनरल साइंस में इस लेवल का कंटेंट आपको किसी ने नहीं दिया होगा, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है वो मैं जानता हूं। ज्यादा मैं आपको बातें नहीं करूंगा, अब मैं कर रहा हूं अपनी क्लास स्टार्ट। और आज की क्लास लेकर के आप कंटेंट का जो है किसी से भी कंपैरिजन कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाता हूं मैं और साइंस का लेवल क्या होता है। क्योंकि साइंस मुझे पढ़ाते हुए भी टाइम हो गया है, साथ ही साथ मैं आईआईटी नीट लेवल तक के बच्चों को अगर पढ़ा रहा हूं, सेकंड ग्रेड की मैथ और सेकंड ग्रेड की साइंस पढ़ा रहा हूं, तो अब उस लेवल का कंटेंट यहाँ आपको एलडीसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जितने क्वेश्चन 2018 में आए हैं, सब क्वेश्चन आप यूं चुटकियों में सॉल्व करेंगे। 18 की साइंस लैब स्टैंड एलडीसी 2023 की साइंस की बात अपन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपके केमिस्ट्री का जो पोर्शन दे रखा है, मैं थोड़ा सा पेन बड़ा कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे। और मैं बात करूंगा पहले अपने केमिस्ट्री वाले पोर्शन की। किसकी? केमिस्ट्री, यानी जिसे अपन रसायन विज्ञान कहेंगे। अब अपने पास में डिजिटल बोर्ड है तो दिक्कत है ही नहीं, पूरा कंटेंट एकदम एडवांस लेवल का, और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर समझाया भी जाएगा और नोट्स भी एकदम पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। आप पढ़ोगे तब पता चलेगा कि क्या लेवल है। अब इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक दे रखा है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो आप सभी अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालिएगा, भौतिक एवं रासायनिक या रासायनिक। एक मिनट एक मिनट, मैं रसायन परिवर्तन लिख रहा था इसलिए, पर देखो, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करूंगा। इंग्लिश वाले भी लिख लीजिएगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में मैं बात करना स्टार्ट करूंगा। तो आप सभी लोग अब अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए। सबसे पहले तो आज की डेट बढ़िया, साइंस और साइंस के अंदर पहले मैं रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूं। आपको जो लिखवाया जाए सब कुछ नोट डाउन करना है, सब कुछ।
और बाद में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की बात करेंगे। तो चलिए अब करते हैं अपने इनकी शुरुआत। वापस से एक बार हेडिंग डालिएगा और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसके अंदर होते हैं और कैसे होते हैं वो समझते हैं। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, देखिएगा भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन है ये दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है इनका परिवर्तन किसी में भी कर सकते हो। अगर मैं बात करूं भौतिक परिवर्तन की, जो हमारा ये फिजिकल चेंज है, तो फिजिकल चेंज जो है किसके अंदर आएगा इसके बारे में बात करें, और हमारा जो रासायनिक परिवर्तन है वो किसके अंदर आएगा ये नोट डाउन करिएगा। तो भौतिक परिवर्तन होते हैं हमारे तत्व और मिश्रण में। ये भी क्या होते हैं ये भी समझाऊंगा मैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर और बेसिक पढ़ाऊंगा। तो भौतिक के अंदर आपका जो भौतिक परिवर्तन है उसमें परिवर्तन का मतलब है तत्व और मिश्रण के अंदर, एलिमेंट एंड मिक्सर के अंदर जब चेंज आएगा तब आपका भौतिक परिवर्तन होगा। और रासायनिक परिवर्तन से आपका एक यौगिक के अंदर परिवर्तन होता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किससे संबंधित है। कई बच्चों को तो यही चीजें नहीं पता होती है। तो अब समझ में आ गई बात। भौतिक परिवर्तन का संबंध तत्व और मिश्रण से है, एलिमेंट एंड मिक्सर। रासायनिक परिवर्तन यौगिक यानी कंपाउंड से इसका संबंध होता है। अब हम समझते हैं कि हमारे तत्व क्या होता है और मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या होता है, ताकि आप लोगों को जब एग्जाम में कोई भी इक्वेशन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई मैं एग्जांपल लिखवाऊं उसके अलावा भी आ जाए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप लिखिएगा तत्व। तत्व यानी जिसे अपन इंग्लिश में कहेंगे एलिमेंट। किसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं अब आपको, एलिमेंट की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। तो एलिमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे कि आपके एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ जो पदार्थ होता है उसे हम तत्व कहते हैं। तो आप लिखिएगा तत्व का मतलब है एक ही प्रकार के परमाणुओं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व कहते हैं। तो तत्व का मतलब है एक ही प्रकार के परमाणु, परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम्स। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए जो हमारा पदार्थ होगा उसे हम तत्व कहेंगे। सर इसके एग्जाम्पल बता दीजिए। तो बेसिकली तत्व के एग्जाम्पल आपने जो है आवर्त सारणी के अंदर टोटल 118 है। कितने? अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। और एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं आगे यहां पर। तो एग्जाम्पल के अंदर आप लिखिएगा अपने सबसे पहले H2O2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? तो लो भाई ये ले लेते हैं। देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मरकरी, इसके अलावा कार्बन और हीलियम। और आप और बताइए कोई। देख लो N2O2, ये नाइट्रोजन को भी N2 लिख लो। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मरकरी, कार्बन, हीलियम। इसके अलावा सिल्वर Ag, अर्जेंटिनम जिसे कहते हैं, ऑरम जिसे कहते हैं, Au गोल्ड, Fe आयरन, ETC एटसेट्रा। यानी इतने, ये तो तत्व जो है मैं नाम केवल उनके बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं या इनका बार बार आगे भी अपन यूज करेंगे। जैसे एक और आप लिख लीजिए
क्रोमियम भी लिख सकते हो Cr, और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा गया था, इसलिए मैं वो सब तत्व लिखवा दूंगा जो 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 इंपॉर्टेंट है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का संबंध भौतिक का है तत्व और मिश्रण से, रासायनिक का यौगिक से। तत्व किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को तत्व कहा जाता है, और अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, जितने भी आपने आवर्त सारणी के अंदर पढ़े हुए हैं वो सभी के सभी तत्व के एग्जाम्पल हैं। आप जितने नाम याद रख सको रख लेना, 118 के 118 याद रख लो तो वेल एंड गुड। पर अगर इतने याद नहीं रहते हैं तो मैं जो आपको आगे 30 नाम लिखवाऊंगा आवर्त सारणी के, वो तो कम से कम याद होने ही चाहिए, क्योंकि वो 30 नाम आगे काम आने वाले हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में आ गया हूं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। चलिए जल्दी से जल्दी करिएगा। और इसके बाद में तत्व के बाद अब मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं आपको यौगिक की। पहले किसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं? पहले यौगिक की। चलो तो आप अब लिखेंगे यौगिक यानी कि कंपाउंड। इंग्लिश में मैं बोल रहा हूं, आप डेफिनेशन जो है लिख लेना, मतलब कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। पीछे वाला तो समझ में आ ही गया होगा। तत्व यानी कि जब सेम टाइप ऑफ एटम्स जो है मिलते हैं तब हमारा तत्व बनता है, यानी एलिमेंट बनता है। यौगिक कब बनते हैं? तो यौगिक तब बनते हैं, आप डेफिनेशन लिखिएगा, यौगिक के अंदर जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित, ये वर्ड याद रखना। यहां पर जो ये लिखवा रहा हूं अभी मैं समझाऊंगा तब बताता हूं। तो जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में संयोग करके पदार्थ बनाते हैं तो उस पदार्थ को, उस पदार्थ को यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो जब दो या दो से अधिक हमारे तत्व मिल करके एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, लेकिन यहां पर बात यही जो है आपके डिफरेंस क्रिएट कर रही है तत्व आपके यौगिक और मिश्रण के अंदर। यौगिक में क्या होगा? एक निश्चित अनुपात में जो है आपके तत्व मिलेंगे और मिल करके जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं क्या? यौगिक यानी कि कंपाउंड। डेफिनेशन आपने नोट डाउन कर ली होगी, जल्दी से कर लीजिएगा। और इसमें क्या होगा बेसिकली कि जो हमारा यौगिक है, इस यौगिक के अंदर लिखिएगा आप आगे क्रियाकारक। मैं अभी समझाऊंगा ये क्या है सभी, है ना, पहले आप लिख लो केवल क्रियाकारक के गुणधर्म समाप्त हो जाते हैं, हो जाते हैं। क्रियाकारक के गुणधर्म समाप्त हो जाते हैं और एक नए गुणधर्म, एक नए गुणधर्म का उत्पाद बनता है। और इसके बाद में आपको मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा, तो ये पहले ही लिख लेते हैं एग्जांपल।
अब देखिएगा ये क्या लिखवाया है। तो यौगिक क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व आपके मिले एक निश्चित अनुपात के अंदर और क्या बना दिया, एक नया पदार्थ बना दिया जिसे अपन कह रहे हैं यौगिक, है ना। अब यहां पर मैंने क्या बोला है, दो या दो से अधिक तत्व मिल रहे हैं। तो सपोज करिए अभी जस्ट मैंने एक आपको लिखवाया था कि हमारे पास एक है हाइड्रोजन और एक है हमारे पास में ऑक्सीजन। क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ये संतुलित करना नहीं करना अभी नहीं बात कर रहे, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि H2 यानी कि हाइड्रोजन एक तत्व है और एक ऑक्सीजन एक तत्व है, दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, आपका जल बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। तो जो ये पॉइंट है कि क्रिया कारक के गुण धर्म समाप्त हो जाते हैं। तो देखो क्रिया कारक होते हैं ये जो क्रिया करते हैं, ये है हमारे क्रिया कारक। इंग्लिश में भी मैं समझा दूंगा जब हिंदी वाले लिखेंगे। तो ये है हमारा क्रिया कारक और ये है हमारा उत्पाद। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये कहा है कि जब आपके रिएक्टेंट्स जो होते हैं उन रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज तो जो है खत्म हो जाती है और एक नया प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट के पास में उस रिएक्टेंट से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, प्रोडक्ट के पास अपनी खुद की नई प्रॉपर्टीज होती है। कैसे, तो देखा एग्जांपल आपने कि एक है हाइड्रोजन एक है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी आपको पता होगा एक गैस है, ऑक्सीजन भी आपको पता होगा एक गैस है। दो गैस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना दिया, वाटर। और H2O वाटर एक जल जिसे अपन कहते हैं, जिसको नहीं पता है अगर बिल्कुल ही आर्ट्स से है और उसे कुछ भी नहीं पता है तो लिख लेना भाई, H2O को जल कहते हैं, वाटर कहते हैं और ये एक लिक्विड होता है, द्रव होता है। क्या प्रॉपर्टी पूरी चेंज हुई या नहीं, ये गैस था और दो गैसें मिल करके एक द्रव बन गया। क्या हाइड्रोजन हम पी सकते थे, नहीं। ऑक्सीजन पी सकते थे, नहीं। क्या बन गया, जल, और हम इसे पी सकते हैं। H2O के पास में अपनी कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास में इनकी खुद की अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज है। समझ में आई बात। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, तो हमारे रिएक्टेंट क्रिया कारक और जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो तो समाप्त हो गई, दोनों मिल गए तब, और एक नई प्रॉपर्टीज क्रिएट करने वाला उत्पाद बन गया। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि यौगिक के अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं और तत्व मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं और वो उत्पाद पूरी तरह से गुण धर्म में अलग होता है पहले उनके जो भी तत्व मिले थे उससे। और एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो वाटर बना। अब यहां पर जो मैंने एक शब्द यूज किया है, आप देखिएगा अभी ध्यान से, पहले स्टार लगाकर आप भी कॉपी में लिखना, हमारा H2O। क्या आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक करता हूं उसके बाद आगे लिखूंगा ताकि बाद में डाउट नहीं आए। हाँ H2O दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना अच्छे से। तो हमारे पास में अब क्या है, H2O है। ये जो H2O है इसके अंदर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, हाइड्रोजन है दो। कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन एक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जल बनता है ना, वाटर, उस वाटर के लिए हाइड्रोजन के दो अणु चाहिए। हाइड्रोजन कितने चाहिए, दो। और हमारे को ऑक्सीजन कितनी चाहिए, एक। तो ये जो दो अनुपात एक आया है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है। किसका अनुपात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। यानी कि अगर हमें एक अणु जल बनाना है तो हमें दो अणु तो हाइड्रोजन चाहिएगी और एक अणु ऑक्सीजन का चाहिएगा, तब जाते हमारे जल यानी H2O एक वाटर बनेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। आप इसको नोट डाउन करिए और फिर ये अनुपात कैसे जो है इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाता हूं, आपको समझ में आएगा कि ये जो है कैसे होता है। जल्दी से करिएगा, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं अब इस निश्चित अनुपात का ही एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। स्पीड अगर तेज हो तो बता देना, वैसे ये पूरा रिवाइज करवाऊंगा वापस एक बार।
अब H2O के अंदर आपने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बना रहे थे, वहीं पर अब वापस देखना मैंने क्या करा, H2 और ऑक्सीजन को ही मिलाया। क्या करा, H2 और ऑक्सीजन को ही मिलाया और मिला करके नया प्रोडक्ट बन गया मेरे H2O2। क्या बन गया, H2O2, H2O नहीं, H2O2 यानी हाइड्रोजन भी दो और ऑक्सीजन भी दो। अच्छा सर, ये पता है बेटा, आपने एक चीज नोट करी, पिछले वाले में भी क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके H2O बना रहे थे, और वही रिएक्शन यहां भी करवाई है मैंने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाया और H2O भी बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको पता है ये जो बना है ना, इसके अंदर आप सबसे पहले अनुपात की अगर बात करें, हम किसकी बात करते हैं, अनुपात की अगर मैं बात करूं तो देखो, अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में है, जल्दी बोलो। हाइड्रोजन भी दो है और ऑक्सीजन भी दो है, और सिंपल फॉर्म में लिखूं तो 1:1। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने हाइड्रोजन के अणु उतने ही ऑक्सीजन के अणु मिल करके बनाएंगे H2O2, है ना। ये H2O2 क्या है, अब इसकी बात करते हैं, क्या बनेगा वो मैंने बता दिया। H2O2 एक विषैला पदार्थ है, ये लिखना कॉपी में, विषैला पदार्थ, यानी ये एक तरह से पॉइजन वाला पदार्थ है, इसके अंदर विष होता है, जहर होता है, ये एक तरह से H2O2 जो है एक जहर है, और ये जल से पूरी तरह से अलग है, इसे अपन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। समझ में आ गई बात, क्लियर है बेटा, है, समझा छोटू। देख, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके एक जगह पर H2O बन रहा है, वहीं पर दूसरी जगह पर H2O2 बन रहा है। एक पानी है जिससे पूरा मानव संसार चल रहा है, या पूरा ब्रह्मांड कहें तो चल रहा है, जीव जंतु वगैरह सब। इसीलिए तो कहा जाता है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो हाथ लगाओ तो क्या होता है भाई, मैं तो भूल गया रे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। नहीं भूला हूं भाई, याद है आज तक बचपन की। तो अब जो जल है वो इतना इंपॉर्टेंस है, जल ही जीवन है कहा जाता है। तो अब एक तरफ तो जल बना, और दूसरी तरफ वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बना दिया H2O2, जो कि एक विषैला पदार्थ है, यानी एक जीवित रखने में काम का, एक मारने में काम का। डिपेंड किस पे कर रहा है कि क्या बनेगा, अनुपात पर। आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात मिलाया है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए मैंने यौगिक के अंदर लिखवाया है कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, तब ही एक नया उत्पाद जो है वो बनेगा। अगर अब हमें H2O उत्पाद बनाना है तो हम हाइड्रोजन के 2 अणु लेंगे और ऑक्सीजन का 1 अणु लेंगे। अगर हमारी इच्छा कर गई हमें H2O2 बनाना है, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो हम हाइड्रोजन भी 2 लेंगे, ऑक्सीजन भी 2 लेंगे। समझ में आ गई बात, क्या है, क्लियर है छोटू, क्लियर है। चल भाई, तो अब इसको नोट डाउन कर ले, आगे बढ़ता हूं फिर मैं, है ना, इसको भी नोट डाउन कर लो, ये एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखा है। और इसी प्रकार से एक और चीज मैं बताता हूं, इसका ही एग्जाम्पल, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना। तीसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा, बहुत ही शानदार सा है ये भी एकदम। आपको इसमें जो है देखो, दो के अंदर प्रॉपर्टी समझ में आई गई होगी वैसे, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक भी जहरीली नहीं होती है, लेकिन H2O2 जहरीला बनता है। पर एक और एग्जाम्पल शानदार वाला, वो आपने रियल लाइफ में भी देखा है, इसलिए देखो, कार्बन और हमारा ऑक्सीजन क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके बनाते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है एक चीज, अरे सर सबको ही पता है भाई, ऑक्सीजन क्या करता है, आग जलाने में, तो यहां लिख लेना,
आग जलाने में सहायक। वो ऑक्सीजन क्या करता है, आग जलाने में सहायक है या नहीं है ना। अरे ऑक्सीजन से ही तो आग जलती है, आपको पता होगा। आग लग जाती है तो वहां पर क्या कहा जाता है कि हवा कम हो जाए तो बुझ जाएगी, हवा ज्यादा चलती है तो और ज्यादा आग फैलती है। समझ में आई बात। तो ऑक्सीजन तो आग जलाने में सहायक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं CO2 की, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने अग्निशामक यंत्रों में उपयोग होती है। और अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या करते हैं, बेसिकली आग को बुझाने का काम करते हैं। तो बताओ, हमारा एक है आग लगाने वाला, उसके साथ जैसे ही कार्बन मिल गया तो बन गया आग बुझाने वाला। एकदम से पूरी प्रॉपर्टी चेंज हुई या नहीं। क्रिया कारक कुछ और काम कर रहे थे और उससे बनने वाला उत्पाद कुछ और ही काम कर रहा है, जस्ट उसके पूरा विपरीत काम कर रहा है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको तत्व और यौगिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं और हम मिश्रण की बात करते हैं। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, मिश्रण की बात करते हैं। ये सब चीजें हमारे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन को समझने के लिए बहुत काम आएगी, इसके लिए लिखवा रहा हूं। चलो, अब आप लिखो आगे अपने नेक्स्ट डेफिनेशन। और ये है आपके किसकी डेफिनेशन है, तीसरी। तत्व यौगिक हो गए, मिश्रण की बात करते हैं अब। यह अब अच्छे से समझ आएगा आपको मिश्रण। और भी मिश्रण के अंदर देखिएगा, मिश्रण का मतलब है जब दो या अधिक तत्व या यौगिक, ठीक है, तत्व या यौगिक एक अनिश्चित, क्या, यहां पर वर्ड ध्यान से सुनना, अनिश्चित, डेफिनेट नहीं है, अनडेफिनेट या इनडिफाइंड कह सकते हैं, अनिश्चित अनुपात, अनिश्चित अनुपात में मिलाया मिलाया जाता है तो जो पदार्थ बनता है उसे उसे यौगिक, सॉरी, उसे मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आप आगे यहां पर पॉइंट लिखेंगे कि क्रिया कारक यानी रिएक्टेंट्स, क्रिया कारक के गुणधर्म, क्रिया कारक के गुणधर्म उत्पाद में, क्रिया कारक के गुणधर्म उत्पाद में उपस्थित उपस्थित रहते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, मिश्रण का मतलब है जब दो या दो से अधिक तत्व हो यानी एलिमेंट्स हो, चाहे आपके यौगिक हो, कंपाउंड हो, उन्हें जब मिलाया जाता है, लेकिन यौगिक में एक निश्चित अनुपात था, यहां पर है अनिश्चित अनुपात। तो अनिश्चित अनुपात में जब आप मिलाओगे तो उनसे बनने वाला जो उत्पाद होगा वो आपका मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। और यौगिक के अंदर क्या हो रहा था कि जो हमारे क्रिया कारक थे, उन क्रिया कारकों के अंदर हमारे जो क्रिया कारक है उनका गुणधर्म उत्पाद में उपस्थित नहीं होता था। किसमें, यौगिक में। लेकिन मिश्रण में ठीक उल्टा होगा, मिश्रण के अंदर क्या हो जाएगा, क्रिया कारक के जो गुणधर्म है वो क्रिया कारक के गुणधर्म हमारे उत्पाद में भी उपस्थित रहते हैं।
समझ में आ गई बात? क्लियर है एकदम आपके लिए अच्छे से? तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आज हमने केवल अभी तक क्या समझा है? हमारे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन किसमें होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं तत्व और मिश्रण में, सॉरी तत्व और यौगिक में। रासायनिक परिवर्तन होता है मिश्रण के अंदर। ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया कि तत्व, मिश्रण और यौगिक ये तीनों क्या है। तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। और एग्जाम्पल हमने देखा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी है सभी। ठीक, 118 तत्व अभी तक ज्ञात है। मैं टोटल आपको 30-25 के नाम याद करवाऊंगा, वो याद रखना। इसके बाद में हमने समझा यौगिक को। यौगिक क्या होता है? तो दो या दो से अधिक तत्व जब मिलते हैं एक निश्चित अनुपात के अंदर तो हमारे यौगिक बनता है। और यौगिक के अंदर क्या हो जाता है? तो क्रिया कारक के गुण धर्म उत्पाद के अंदर उपस्थित नहीं होते, जिसको अपन ने टोटल 3 एग्जाम्पल से समझा कि H2O2 मिलकर के बनाते हैं H2O भी और H2O2 भी, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसके बाद में मैंने आपको समझाया मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जब मिलेंगे लेकिन एक अनिश्चित अनुपात होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। और मिश्रण के अंदर क्या होता है? तो क्रिया कारक जो होते हैं इसके अंदर, उस क्रिया कारक के गुण धर्म आपके उत्पाद के अंदर कुछ उपस्थित रहते हैं। पूरी तरह से उपस्थित रहेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन उपस्थित रहते हैं। बस इतना आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो परिवर्तन आप पढ़ने जा रहे हो ना, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, उससे पहले हमें दो और परिवर्तन पढ़ने पड़ते हैं। कितने? दो परिवर्तन। तो अब आप अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा आगे ही परिवर्तन। आप ऐसे ही हेडिंग डाल देना अपनी कॉपी में और लिख लेना परिवर्तन। और ये परिवर्तन अपन दो प्रकार के पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार के पढ़ने वाले हैं? दो प्रकार के परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। एक है हमारा उत्क्रमणीय परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? उत्क्रमणीय परिवर्तन। और एक हमारा है अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन। कौन सा है? अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन, एक होता है अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन। इंग्लिश में उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब है रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल चेंजेस, और अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब है इरिवर्सिबल। रिवर्स का मीनिंग क्या होता है आप ये बताइए मुझे थोड़ा सा। क्या होता है? रिवर्स का मीनिंग होता है बैक आना। गाड़ी जब पीछे लेते तो क्या बोलते हैं? आने दो आने दो आने दो, रिवर्स में आने दो। तो रिवर्स का मीनिंग ही क्या है? बैक आ सको। इसका मतलब डेफिनेशन तो लिखवाऊंगा लेकिन समझे तो उत्क्रमणीय परिवर्तन का मीनिंग केवल इतना है कि जिस रिएक्शन को या जिस उत्पाद को वापस से क्रिया कारक में बदला जा सके, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होगा? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो उत्पाद बन गया बस वो उत्पाद वही रहेगा, उससे आप वापस किसी भी परिवर्तन के द्वारा जो है वापस से अपने क्रिया कारक के अंदर नहीं बदल सकते। यही है आपका उत्क्रमणीय और अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो अब आप डेफिनेशन लिखिएगा। एक सेकेंड। हाँ जी, तो अब आप आगे लिखिएगा। चलो, उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या लिखेंगे? उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन। ये सब मैं आगे काम में लूंगा, फिर आप कहना मत सर ये कब पढ़ाया, ये क्या होता है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, थोड़ी सी शुद्ध हिंदी ज्यादा यूज होगी तो मैं देख करके ही लिखवा देता हूं आपको, है ना। तो आप लिखिएगा कि वे
परिवर्तन जो विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, विपरीत दिशा में भी संभव हो। समझ में आ गई बात? तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा कि वो आपके चेंजेस जिसके अंदर आप अपोजिट डायरेक्शन में वापस से आ सको, ठीक है, यानी विपरीत दिशा में भी वो रिएक्शन संभव हो। और अब ये जो परिवर्तन है ये अस्थायी होता है, ये परिवर्तन अस्थायी होता है, ठीक है, बस ये चीज लिख लो। बाकी इसको कैसे यूज करना है वो आगे अपन जब पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है, या रिवर्सिबल चेंजेस का मतलब होता है कि वे परिवर्तन जो आप अपोजिट डायरेक्शन में भी जो है करवा सको। जैसे कि ये ए है, इससे सपोज करिए बी बन गया, ठीक है, तो आप वापस से किसी भी मतलब आप कह सकते हैं केमिकल को ऐड करके या किसी फिजिकल चीज को चेंज करके टेम्परेचर या प्रेशर वगैरह को, और वापस बी से जो है आप ए बना सको, क्या कर सको, बी से आप वापस ए बना सको, तो फिर आपकी जो अभिक्रिया है वो कौन सी होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। चलो, और आगे आप लिखेंगे अब नेक्स्ट आपका अनु उत्क्रमणीय, क्या, अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है, और अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी कि इररिवर्सिबल प्रोसेस, क्या, इररिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इररिवर्सिबल प्रोसेस तो भाई सीधी सी बात है, इंग्लिश में आई आर अगर वर्ड किसी के लग जाए उसका अपोजिट, रिवर्सिबल में क्या हो रहा था, विपरीत दिशा में हो रही थी, इरिवर्सिबल में नहीं होगी। तो लिखो इसके अंदर वापस से भाई, वे परिवर्तन जो विपरीत दिशा में संभव, अरे एक मिनट है ना, संभव नहीं हो, ठीक है, तो वे परिवर्तन जो आपके विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर संभव नहीं हो, तो ऐसी रिएक्शंस या ऐसे चेंजेस जिसका आप वापस से जो है क्रियाकारक में नहीं बदल सकते। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ए को बी के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो फिर बी से आप ए के अंदर नहीं आ सकते। ऐसे परिवर्तन को इरिवर्सिबल प्रोसेस या हम ये कह सकते हैं कि हमारा अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अपन ने अभिक्रियाएं लिखी थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, तो H2O बन गया। क्या पानी को वापस H2 और O2 में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? बस बदल सकते हैं तो वो कैसा कहलाएगा, उत्क्रमणीय, नहीं बदल सकते तो अनुत्क्रमणीय। अब आंसर क्या है इसका, उसकी बात अपन आगे क्लासों में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ये जो परिवर्तन है, लिखिएगा, ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। स्थायी मतलब अगर आपने एक बार प्रोडक्ट बना दिया तो वो परमानेंटली बन जाता है, उसके अंदर फिर जो है आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हो, या उसके अंदर कोई जो है किसी भी प्रोसेस से वापस नहीं बना सकते। तो आज हमने समझा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंदर तत्व मिश्रण यौगिक को और हमारे परिवर्तन के दो टाइप्स को। इसको मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, फिर अपन जो है आज की क्लास को करेंगे समाप्त, और फिर अगली क्लास में आएंगे तो पहले इसको रिवाइज करके आइएगा,
ठीक है, क्योंकि मेरी क्लास का रूल है जो पढ़ कर आएगा उसे ही आगे की चीजें समझ आएगी, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये पहले बता देता हूं। ठीक, तो चलिए अब जो है आप एक बार अपने फर्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में सबसे पहले टॉपिक याद रहना चाहिए कि हम पढ़ रहे थे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक, इसके बाद में इसके अंदर हमने समझा भौतिक परिवर्तन कब होगा, जब तत्व और मिश्रण में परिवर्तन होगा, और यौगिक रासायनिक परिवर्तन कब होगा, जब आपका यौगिक में परिवर्तन होगा। तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ आपका तत्व कहलाता है। अभी तक 118 तत्व ज्ञात है ना, और एक मिनट, अभी तक 118 तत्व ज्ञात है। एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एजी, एफई, क्रोमियम वगैरह सब 30 में याद करवाऊंगा, वो याद रख लेना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्लाइड में हमने समझा यौगिक क्या है। तो जब आपके दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात के अंदर मिलते हैं तब हमारा जो है क्या बनता है, यौगिक बनता है। और यौगिक के अंदर क्या होता है, तो क्रिया कारक के जो गुण धर्म हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे समाप्त हो जाते हैं और उत्पाद के नए गुण धर्म बन जाते हैं और उत्पाद के पास में नई प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा, H2O2 क्रिया कारक थे, उत्पाद बन गया H2O जिसे अपन जल कह रहे हैं, और ये यहाँ पर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में थे। वहीं पर अगर बात करें H2O2 को हमने 1:1 में मिलाया तो हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा था, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है, यानी पॉइजन कंपाउंड है या पॉइजन सब्सटेंस होता है, सॉरी। फिर देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन मिली तो ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक थी, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही थी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक अग्निशामक यंत्रों के अंदर यूज होने वाला पदार्थ है। सर ये कहाँ देखने को मिलेगा, कहीं पर भी हॉस्टल में जाइए, कहीं हॉस्पिटल में जाइए, कहीं बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए, कहीं किसी बड़ी बिल्डिंग में चले जाइए, एक लाल कलर का सिलेंडर आपको जो है लटकता हुआ दिखाई देता है, छोटा छोटा सा स्प्रे टाइप का, है ना, उसके अंदर यही कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई रहती है। ठीक, चलो इसके बाद में हमने समझा कि हमारा मिश्रण क्या है, तो दो या दो से अधिक तत्व हो चाहे यौगिक हो, जब किसी भी अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो मिश्रण बनता है। और इसमें क्या होता है, तो क्रिया कारक के जो गुण धर्म है वो उत्पाद में भी उपस्थित रहते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा उत्क्रमणीय परिवर्तन और एक होते हैं अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल चेंजेस, और एक होते हैं अनु उत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल चेंजेस। इसके बाद में उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल में क्या होता है, तो वो परिवर्तन जिसमें आप विपरीत दिशा में जो है आपका आना संभव नहीं हो, यानी आप अगर एक बार आगे बढ़ गए तो वापस पीछे नहीं आ सकते। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। और वहीं पर अगर बात करूं मैं अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन की, तो वो परिवर्तन जो विपरीत दिशा में संभव नहीं हो, संभव है तो उत्क्रमणीय, नहीं है तो अनु उत्क्रमणीय। ठीक है, और ये जिसमें परिवर्तन आपका वापस देखो भाई, आगे गया वापस पीछे आ गया, तो ये क्या हुआ, अस्थायी परिवर्तन हुआ। ठीक है, नॉन परमानेंट। और अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन जो होता है, जो इरिवर्सिबल होता है, उसमें क्या होता है, वो परमानेंट होता है। अगर एक बार आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। समझ में आ गई बात, जैसे आपने एक बार ठान लिया कि हमें एलडीसी 2023 में सिलेक्ट होकर के रहना है, तो आपको 2023 एलडीसी के अंदर सिलेक्ट होकर रहना ही होगा। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। इन्हीं दो लाइनों के साथ में मैं आज की क्लास को करूंगा समाप्त। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करें डिसलाइक करें आपकी इच्छा है, बस कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर इस टाइम पर आपने जो ये पढ़ाया या ये करा वो गलत था, बस। तो मैं आगे आने वाली क्लास में वो चीज चेंज करूंगा और कंटिन्यूअसली क्लास लाऊंगा अब, और तहलका मचा के रहेंगे अब राजस्थान के अंदर। धन्यवाद आपको, मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें समझ में भी आई होगी, और इस लेवल पर क्रिस्टल क्लियर लेवल पर आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन नहीं पढ़ा होगा। अभी तो आगे आगे देखो कैसे कैसे एग्जाम्पल आपको करवाए जाते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।